हेलो। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नशा कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ी जानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बताने की कोशिश की है कि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जब दूसरों की परिस्थिति को देखकर उनकी आलोचना करते हैं, और जब अवसर बदलता है और उन लोगों के स्थान पर ऐसे लोगों को अवसर मिलता है, तब वे दूसरे तरह की बात करने लग जाते हैं। यानी मार्क्सवाद की बात करना कुछ लोगों की मजबूरी है, क्योंकि वे गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसलिए मार्क्सवाद की बात करते हैं। परंतु जैसे ही उनको अगर किसी अच्छे घर में रहने का, या जैसे ही उनके पास में धन दौलत आती है, या जैसे ही उनका परिवेश बदलता है, तो वे मार्क्सवादी बातें भूल जाते हैं। ऐसे दिखावटी लोगों पर मुंशी प्रेमचंद जी ने व्यंग्य किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान को भीतर और बाहर दोनों में एक जैसा होना चाहिए। उनके कथनी और करनी और व्यवहार में किसी प्रकार का अंतर उनके चरित्र पर शक पैदा करता है। इस कहानी में एक बड़े घर का जमींदार का लड़का है, एक गरीब क्लर्क का लड़का है। गरीब क्लर्क का लड़का के पिता जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, न उनके पास में कोई जायदाद है, धन संपदा है। और जो बड़े जमींदार का लड़का है, उनके घर में ज़मीन जायदाद है, नौकर हैं, धन दौलत है। फिर भी उसके अंदर उस दौलत का कोई अभिमान नहीं है। ये दोनों एक हॉस्टल में रहते हैं। पढ़ते समय दोनों की दोस्ती होती है। गरीब क्लर्क का लड़का हमेशा इन अमीरों की शिकायत करता है, उनकी आलोचना करता है और अपने आप को तथाकथित गांधीवादी कहता है। और जब भी मौका मिलता है, जमींदार के लड़के के परिवार की और अमीरों की आलोचना करने से चूकता नहीं है, और कहता है कि इन अमीरों ने गरीबों को लूट करके अपने धन भरे हैं, अपने खजाने भरे हैं, और गरीबों के दम पर ये लोग मौज मस्ती करते हैं। परंतु ईश्वरी बड़ा ही समझदार लड़का है, विनम्र लड़का है। इतनी बातें सुनने के बाद भी उसने इस गरीब क्लर्क के लड़के से दोस्ती नहीं तोड़ी। एक दिन उससे अपने घर ले जाता है। गरीब क्लर्क के लड़के के पास में किराया तक भी नहीं है, परंतु उसका दोस्त उसका किराया देता है, उसे घर ले जाता है और उनको उस बग्घी लेने के लिए आती है। जब वो बग्घी में बैठता है तो गरीब क्लर्क का लड़का अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब महसूस करता है। और जब उसके घर में रहता है, नौकरों को देखता है, तो कुछ समय तो उसको याद रहता है कि मैं गरीब क्लर्क का लड़का हूँ, परंतु कुछ दिन रहने के बाद वह इस बात को भूल जाता है कि मैं किसी गरीब घर का लड़का हूँ। मैं हमेशा इन अमीरों की आलोचना करता हूँ, मैं हमेशा गरीबों का पक्ष लिया करता था। वही व्यक्ति बाद में वहाँ नौकरों पर डांट मारने लगता है, फटकार लगाता है और अपनी असलियत भूल करके ये मान बैठता है कि ये ज़मीन जायदाद, ये आशो आराम, ये ऐशो आराम सब कुछ मेरा अपना है। इस तरह से व्यवहार करते देख करके जमींदार का लड़का उसे होश में लाता है और बताता है कि असलियत ये नहीं है। तुम जो हमेशा कहा करते थे कि अमीर खराब लोग होते हैं, परंतु अब तुम्हारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही बदल गया है। इस तरह का व्यवहार तुम्हारा बिल्कुल भी कदाचित उचित नहीं है। ये जिन नौकरों पर तुम डांट फटकार डाल मारते हो, ये भी इंसान है। और तब कहीं जाकर के गरीब क्लर्क के लड़के को होश आता है और पता चलता है कि अरे, मुझे तो अमीर का नशा हो गया था। ये अमीर का नशा ही होता ही ऐसा है।
जिस पर चढ़ जाए उतरता नहीं है। तो कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का मैं वाचन कर रहा हूँ और इसको समझने का प्रयास करें कि इसकी शीर्षक की सार्थकता क्या है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके चरित्र की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लच्चर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैंने कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद उसका कारण ये था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा ठंडा या गर्म हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी। क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था, लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। आपकी दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी न चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है कि अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदारी और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी को कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन पर जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से
पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वर की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक कठिनी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी थी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अच्छी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ इनाम दिया करो तो शायद इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जाई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने को खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था राम हरख। दोनों ने मेरी ओर से अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यो कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ। नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब। खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यो कहो कि राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप भी नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरोदे जूते पहले बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिए। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य में के साथ मानो में उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था।
मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कालारास हमारे घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियाँ काँप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार, टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सभी से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछी। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशत मजूर मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से पूछा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत करा रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चौंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमी की मुट्ठमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग कर भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डरते थे। यहाँ पांव धोना आवश्यक था। यानी कहना चाहते कि हॉस्टल में जब हम जाते थे तो जूते पहनकर ही मेज पर पहुँचते थे, पर यहाँ इनके ईश्वरी के घर में पांव धोना आवश्यक हो गया था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे भी पांव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। तो प्यारे बच्चों, समय ज़्यादा होने के कारण इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।